हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर इस समय गोइंग ऑन है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो आई हैव एक्सप्लेन कि इतना बड़ा कंट्री है और पूरे कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बिफोर implementation of constitution, like in 1946 the constitution was prepared। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लिख के तैयार कर दिया गया था। वो रूल्स लिख दिए गए थे जिससे हमें कंट्री को रन करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है कि कितने लोगों ने मिल करके बनाया, कितने लोग थे बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे इस्टेब्लिश किया गया। एज यू ऑल आर नो दैट कि उस समय जो है एट दैट टाइम देयर वाज नो इलेक्शन, देयर वाज नो फंडामेंटल राइट्स, देयर वाज नो एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उस समय कुछ भी नहीं था। तो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल किए गए, कैसे इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, तो मैं आपको सारा बताऊंगी इसमें। कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि उसके रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट किए गए। बेटा उस समय में जो है उस समय में आपका प्रोविंशियल वो होती थी, गवर्नमेंट होती थी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे होते थे छोटे छोटे राज्य जो है, छोटे छोटे प्रोविंशियल स्टेट्स बने हुए थे, जिसमें हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी लेजिस्लेचर असेंबली बनाने के लिए परमिशन दे दी थी। तो वहाँ पर छोटी छोटी लेजिस्लेचर असेंबलीज बनी हुई थी प्रोविंशियल स्टेट्स में, और यू कैन से स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो वहाँ के लीडर्स ने अपने अपने एरिया से जो एफिशिएंट लोग थे उनको इस असेंबली के लिए भेजा। ठीक है, और जुलाई 1946 में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई, और जिसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में रखी गई। कब रखी गई? पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में। जैसे अब आप ये समझो कि एक एग्जांपल से कि कैसे अलग अलग वहाँ से स्टेट से कैसे लोग पहुँचे। सपोज़ करो आई बिलोंग्स टू हरियाणा और मैं हरियाणा में लेजिस्लेचर असेंबली की मेंबर हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ जो अच्छे एफिशिएंट लोग थे, मैंने 5 लोग उठा करके कहाँ भेज दिए, उस पे बस कहाँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन के लिए, मतलब मेंबर के लिए भेज दिए। इस तरह से हर एक स्टेट ने अपने अपने बंदे वहाँ पर भेज दिए। तो सभी लैंग्वेज के, सभी रिचुअल्स के, सभी कस्टम्स के लोग, सभी रिलीजन के, सभी कास्ट के, सभी क्लासेस के और सभी ऑक्यूपेशंस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो अलग अलग वैरायटी के लोग, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पर कलेक्ट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसी तरह के सारे लोग इंक्लूड थे। तो इनकी मीटिंग जो है वो कब हुई थी? 1946 में। तो जिस समय इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इस असेंबली को बनाया गया, उस समय यहाँ पर 389 मेंबर्स थे जो अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स से आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय 1947 में क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया? अलग हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान के अलग होने से हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कितने रह गए? 299 रह गए, क्योंकि पाकिस्तान कराची से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि दोनों जो है डिवाइड हो गए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने लोग रह गए? 299 लोग रह गए। मैंने आपको पहले बताया था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर्स ने ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया था। और लेकिन 1931 में जो रेजोल्यूशन कराची सेशन में हुआ था, आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को लेकर के, जिसमें ये इंक्लूड किया गया था कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को इंक्लूड किया जाए, राइट टू फ्रीडम को इंक्लूड किया जाए और प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना था। तो ये जो 299 मेंबर्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रेमवर्क के लिए तैयार हुए और इन्होंने इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया। तो जो एडेप्टेशन था इसका कि मतलब एक्सेप्शन कब हुआ था, इसे कब एक्सेप्ट किया गया था, इसे एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे अनाउंस किया था हमने। अच्छा, अब ये जो यही डेट क्यों चुनी गई थी, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। इन एवरी क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ऑन द सेम डेट अनाउंस किया था, वी आर फुली इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वराज अधिकार उस दिन हमने प्राप्त कर लिया था। दैट्स वाई द डेट वॉज चोज्ड एज अ इम्प्लीमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो एक्सेप्शंस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को, इतने डिफरेंट वैरायटी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी, लीडर्स जो है इतना अलग अलग उससे बिलोंग करते थे, रिलीजन से अलग अलग, कास्ट से अलग अलग उससे, तो इतने बड़े लार्ज स्केल पर आज भी जब हमें ओवर द लास्ट 50 years several groups has questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. Why? क्यों इतना बड़ा जो हुआ है वो कैसे किया गया, इतने बड़े अलग अलग लोग रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है, कैसे? ड्यू टू इट्स लेजिटिमेसी, कि किसी को भी इसकी लेजिटिमेसी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं था। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, वो जब बनाई गई थी तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट स्टेट्स से लोग इसमें शामिल हुए थे, जो अलग अलग उसको रिजम्बल करता है। जैसे आपने देखा होगा, आपको यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपने देखा होगा हम 26 जनवरी पर ही क्यों झांकियाँ निकालते हैं, हम केवल 26 जनवरी पर क्यों झांकियाँ दिखाते हैं, हम 15 अगस्त पे झांकियाँ क्यों नहीं दिखाते। मैं बताती हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि हम 26 जनवरी को झांकियाँ डिफरेंट स्टेट्स की इसलिए दिखाते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट का डे है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग स्टेट्स से लोग बैठे थे, इसकी असेंबली में अलग अलग स्टेट्स से लोग आए थे, जो अलग अलग स्टेट्स को भी प्रेजेंट करते थे और अपने अपने रिलीजन को, अपने अपने रिचुअल्स को, अपने अपने कस्टम्स को प्रेजेंट किया था। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि हमारे 26 जनवरी को अलग अलग स्टेट्स की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा लास्ट इसमें पॉइंट है वो है प्रोसेस बाय विच इट वाज मेड। क्या प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले उसको ड्राफ्ट किया गया था। यहाँ एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उसकी फ्रेमवर्क किसने तैयार किया था, उसको ड्राफ्ट किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमें ट्रिप पे जाना है सपोज करो, और मैं क्लास के बच्चे को कह देती हूँ कि बेटा आप जो है डिफरेंट हिल स्टेशंस के या किसी के भी बारे में लिख करके लेके आओ, कौन सा सही रहेगा। तो इसी तरह से उन्होंने फ्रेमवर्क किया था, उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्राफ्ट करने के बाद उसके ऊपर डिबेट्स हुए थे। बहुत सारे डिबेट्स करने के बाद अलग अलग डिफरेंट
कैटेगरीज़ को लेकर के डिबेट हुए थे। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, बेशक से महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी ज़रूर इसमें वर्क कर रही थी, लेकिन फिर भी चलो वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो डिबेट हुए थे, डिफरेंट डिबेट्स हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने अदर कंट्रीज़ से उठाई थी, वो अभी मैं इसके बाद आपसे शेयर करूँगी हमने अदर कंट्रीज़ से क्या क्या लिया है। तो डिबेट करने के बाद अमेंडमेंट्स किए गए उसमें 2000, ये डिबेट्स का नतीजा था कि अमेंडमेंट किए गए। सपोज़ करो मैंने कोई रूल बनाया है और अवनी मैम कहती हैं कि ये रूल है मैडम ऐसे नहीं, अगर हम इसमें ये क्लू डाल दें तो ये क्लोज डाल दें, ये क्लोज डाल दें, तो उसमें मैंने अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट कितने थे 2000। हमारे इतने सालों के बाद भी, आज इतने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, फिर भी हमारे इतने अमेंडमेंट नहीं हुए जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। साउथ अफ्रीका का मैंने आपको बताया, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही था कि ब्राज़ील में भी 4 टाइम्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, नेपाल में भी अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, और 1996 से अमेंडमेंट होना शुरू हुआ था और 2006 में जा कर के इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। वी आर लकी कि हमारे यहाँ सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ और वही जो है फाइनल डिसीज़न लिया गया और फाइनल वो तैयार कर दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिफरेंट कंट्रीज से क्या क्या लिया। जैसे हमने जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने इंग्लैंड से लिया। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था। ठीक है, रिमाइंड इट, इस चीज़ को अपने नोटबुक में याद कर लेना, ये बार बार काम आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है जिसमें हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आपको पता है ना, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम और बाय कैमरलिज्म। ठीक है, ये सारा उसमें आता है। जो हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, सेकंड आपका जो फंडामेंटल राइट्स आता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएसए से लिया। हमने कहाँ से लिया फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स यूएसए में 1920 में इम्प्लीमेंट हो चुका था। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया? हमने लिया यूएसए से। यूएसए से हमने बहुत सारी चीज़ें ली। हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया, हमने जुडिशियल लॉ लिया। ठीक है, और हमने क्या लिया था? यस, प्रियम्बल हमने वहाँ से ली। प्रियम्बल भी आपको अभी आगे आएगी तो मैं बताऊँगी। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे सबसे पहले प्रियम्बल है, प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है इसके जो है कितने वॉल्यूम है? 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 12 बड़े बड़े वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। 390 से अबव आई थिंक आर्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया? यूएस से लिया। जुडिशियल लॉ लिया हमने, रिव्यू लिया, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और क्या लिया था? यस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया हमने। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हम ऐसे ही नहीं हटा सकते, प्रेसिडेंट को हटाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे हिंदी में मैं बता दूं इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं महाभियोग। इनको हटाने का जो प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको आगे आएगा तो मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। ये भी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया। हाँ यस, एक और चीज़ हमने यूएसए से ली, वो है आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनके जजेस को हटाना भी टेढ़ी खीर है। ठीक है, ये सरकार नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आया और गिरा दी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। तो इंग्लैंड से मैंने आपको बताया, यूएस से बताया। मुंशी प्रेमचंद ने तो कहा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार लिए गए सिद्धांतों का समूह है। ठीक है ना, दिस इज़ द द ग्रुप ऑफ द बैग ऑफ क्या था, आई डिडंट रिमेंबर दैट द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, डजेंट मैटर। आप इस बोरो ऑफ प्रिंसिपल्स, यस, दिस इज़ द बैग ऑफ बोरो ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि उधार लिए गए सिद्धांतों का एक थैला है ये। हमने डिफरेंट कंट्रीज से लिया है ना इसे, तो इसलिए उन्होंने इस वर्डिंग का यूज़ किया था।
ओके, सेकंड वन, थर्ड वन हमने कनाडा से क्या लिया था? कनाडा से हमने लिया था, यस, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कनाडा में। ओके, तो हमने यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट लिया था। हमारे यहाँ फेडरल और यूनिटरी दोनों हैं, ठीक है। फीचर ऑफ फेडरलिज्म लिया है हमने, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपकी अब यहाँ पर क्या मीनिंग है फेडरलिज्म का, मैं क्लियर कर देती हूँ, याद नहीं होगा आपको। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर आपका सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। यूनिटरी में अपोजिट हो जाएगा जहाँ पर आपका स्टेट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक दूसरा था हमने रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ आपको। हमने 3 लिस्ट जो है बनाई हुई है। एक यूनियन लिस्ट है हमारी, एक हमारी स्टेट लिस्ट है, ठीक है, और एक हमारी कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें हमने यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग राइट दिए हैं। कंकरेंट लिस्ट में हमने यूनियन और स्टेट दोनों को राइट दिए हैं, ठीक है, इन दोनों को राइट है इम्प्लीमेंट करने का उसमें। एक और है, जैसे आपका कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने इन तीनों में से किसी में नहीं डाला, तो उसे कहते हैं रेजिड्यूरी। उसे क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी सिस्टम, लिस्ट। तो उस पे सिर्फ और सिर्फ किसको राइट है? सेंटर गवर्नमेंट को। उस पे के ऊपर किसको राइट है? सेंटर गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कनाडा से हमने ये लिया है। तो मैंने आपको कितने कंट्री के बारे में बताया? इंग्लैंड बताया, यूएसए बताया, कनाडा बताया। ऐसे बेटा बहुत सारे कंट्री है जिससे हमने कुछ कुछ लिया है। ये मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे माइंड में है इस समय, जो मुझे याद है। एक आपको मैं बताती हूँ, यस, यूएसएसआर। हमने यूएसएसआर से क्या लिया था? हमने लिया था लिबर्टी, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। हमने क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे? जैसे हमारे रिगार्ड टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, डू नॉट डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ये हमने यूएसएसआर से लिया था। यूएसएसआर से एक चीज़ और ली थी, दैट इज़ नॉट इन माई माइंड, रिलेटेड टू सोसाइटी समथिंग था, जो बहुत सारे सोशलिस्टिक व्यूज़ थे ऑफ द सोसाइटी, उसके बारे में था कुछ। ओके, डजेंट मैटर, फंडामेंटल राइट्स आप ड्यूटीज़ याद रखो आप। और फ्रांस से हमने क्या लिया था? फ्रांस से हमने लिया था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है, ठीक है ना, ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यस, एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये सब हमने कहाँ से लिया था? ये आपकी बुक में नहीं है बेटा, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड बेस्ट जो चीज़ें थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, ठीक है। और आप बता सकते हो किसी को भी कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो है चीज़ें सारी ली थी। और कुछ एक चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमने बहुत सा अदर कंट्रीज से भी और भी ली हैं, जैसे आयरलैंड से ली है हमने, ठीक है, जैसे हमने जर्मनी से ली है। जर्मनी से तो हमने लिया है, यस, जर्मनी का मेंशन करो आप। जर्मनी से हमने लिया है कि सस्पेंशन ऑफ, what we can say, yes, suspension of fundamental rights ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब हमारे यहाँ इमरजेंसी कोई भी लागू होती है, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी जी ने की थी, तो उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। यू हैव टू नोट इट डाउन इट इन योर दैट नोटबुक। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइडिंग वैल्यूज़ का क्या मतलब है यहाँ पर?
देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट हैड ए विज़न, लेकिन उनका एक विज़न था जिसका उन्होंने जिक्र किया है अपनी एक मैगजीन में, ठीक है, इन यंग इंडिया इन 1931। उसमें उन्होंने मैगजीन में किया है कि यू नो ही मैंशन वर पुअर हैव एन इफेक्टिव वॉइस विद नो हाई एंड नो एंड लो क्लास, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो थोड़ा सा है वो भीमराव अंबेडकर जी जो है उनके और उनके विचार जो है थोड़े से कॉन्ट्रोडिक्ट थे, उनके आपस में विचार मिलते नहीं थे। जो भारत का जो सपना था, ड्रीम था डॉक्टर अंबेडकर का, वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। वो इस बात के ऊपर जोर दे रही थी कि कैसे ख़त्म किया जाए, और ये जो है थोड़ा सा महात्मा गांधी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था अपने विज़न से। उन्होंने कंक्लूड किया था अपने स्पीच में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि ये जो मतलब एनेक्सिटी है वेरी क्लियरली उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि जो आपका जो आप जो हाई क्लास है, जो लो क्लास ऑफ पीपल है, जो इंडियन इन विच ऑल कम्युनिटीज शेल लिव इन परफेक्ट हारमोनी, देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडियन फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall satisfied with nothing else. मतलब उन्होंने इस तरह की वर्डिंग यूज़ की थी। तो जो फाइनली लेटेस्ट चलो जो भी है हम उन दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट कि क्या उनके बीच में कंट्राडिक्शंस थे या क्या थे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जो गाइडिंग वैल्यूज़ दी गई थी वो जो है पूरी कारगर साबित हुई। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुअर क्लास थी या वी कैन से जो अनटचेबल्स पीपल थे उनको रिजर्वेशन दिया, ठीक है, उनको रिचुअल अपलिफ्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर किया। दोनों ही सर्कमस्टांसिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और डॉक्टर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एडवाइज़ किया रिच टू फॉर्म ट्रस्ट टू फॉर द पुअर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है आपका गाइडिंग वाला, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप इसमें बस यही पॉइंट नोट करेंगे कि महात्मा गांधी जो हैं वो क्या थे, फेवर में तो थे, वो रिजर्वेशन के फेवर में तो थे, लेकिन वो जो है उनको ऊपर उठाने के फेवर में ज़्यादा थे कि उनको बाय द एजुकेशन सिस्टम और बाय द अर्बनाइजेशन और बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू इम्प्रूव दैम, ठीक है। दोनों चाहते थे, जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि रिमूव वर्ना सोसाइटी सिस्टम, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे टोटली अभी अबॉलिश ऑफ वर्ना सिस्टम, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को लेकर के महात्मा गांधी कहते थे एडवाइज रिच टू फॉर्म ट्रस्ट फॉर द पीपल, और जो भीमराव अंबेडकर थे दे फेवर्ड बोथ रूरल अपलिफ्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर के महात्मा गांधी के विचार थे रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इंस्टेड फेवर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेवर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स के में इंटरेस्टेड थे। वो पूरी तरह से उनको जो है एक रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत मानते थे जाना, ठीक है। और जो महात्मा गांधी के व्यूज़ में था कि स्ट्रगल का मतलब क्या है कि रिफॉर्मेटिव अप्रोच की रिफॉर्म करना चाहिए उनको, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या मानना था, टोटली रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। उनका पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी अप्रोच था। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपकी किसको मेंशन किया गया है, इसमें आपकी प्रियम्बल को मेंशन किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन बनता है इसमें कि प्रियम्बल में क्या लिखा है। वैसे आपकी बुक में ये पूरा डिस्क्राइब्ड है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम द बुक, ओके। हमारी प्रियम्बल में जो कहा है मे भी हो सकता है बीच में से मैं थोड़ा भूल जाऊँ बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी बुक, ओके। तो इतना बड़ा प्रियम्बल जो है कई बार याद नहीं रहता है, बट फिर भी पहले तो प्रियम्बल का मतलब समझो कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल एक लाइक इंडेक्स है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एक इंडेक्स दिया है वैसे ही प्रियम्बल क्या है, एक इंडेक्स है। अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन आएगी कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ यू कैन राइट डाउन
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद शॉर्ट स्टेटमेंट of basic values similar to a poem। एक पोएम की जैसे वैल्यूज़ निकल के आती है ना, वैसे ही प्रियम्बल की वैल्यूज़ निकल के आती है, ठीक है। एंड कंटेन्स फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आपके प्रियम्बल की पूरी डेफिनेशन है जिसे आपको नोट डाउन करना है और पूरी प्रियम्बल आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वैल्यूज़ को बताया गया है कि क्या वैल्यूज़ हैं। ये एक बहुत बड़ी और डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रेगुलर अमेंडमेंट भी हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में अमेंडमेंट भी हुए हैं, लेकिन ये प्रियम्बल हमारी एज इट इज़ रही। तो प्रियम्बल की स्टार्टिंग कैसे होती है? प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। अब क्या सिक्योर करेंगे? जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस सिक्योर। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लोगों को आज़ादी है किसकी? थॉट की, एक्सप्रेशंस की, फेथ की, वर्शिप की, ठीक है। इक्वलिटी है किसके लिए? इन ऑल अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट स्टेटस अमंग देम ऑल, यानी कि सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वलिटी के बेस पे रखा जाएगा। एंड फ्रेटर्निटी, मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि किसी की भी डिग्निटी को हार्म नहीं होगा। कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना है, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये आपकी पूरी उसमें लिखा हुआ है। इसमें सॉवरन का मतलब जो है वो होता है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, कि लोगों को राइट है किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, एक्सटर्नल भी और आपको इंटरनल भी। सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, ठीक है। जनरेटेड जो है वो सोशली लेवल पर किया जाएगा और जब शेयर करने की बात होगी तो हम जो है इक्वली तौर से सोसाइटी में शेयर करेंगे उसको। सेकुलर, आपको पता है सभी रिलीजन को रिकग्नाइज है हमारे यहाँ, सभी रिलीजन एक है, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। डेमोक्रेटिक, पीपल एंजॉय करते हैं अपने पॉलिटिकल राइट को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और अकाउंटेबल हैं, ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन। लिबर्टी का क्या मतलब है? नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस। इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी मैंने आपको अभी बताया है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल योर चैप्टर। आपको ये पूरा चैप्टर अब लर्न करना है और आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।